नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। दोस्तों, आप सेंट्रल लेवल या फिर किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग जीके पूछी जाती है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करने के लिए हम इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो के अंतर्गत आप अपने जीके का स्तर चेक कर पाएंगे कि आप इस वीडियो 40 प्रश्नों में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो अब देरी न करते हुए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपना नोटबुक या फिर कहीं पर लिखते रहना कि आप 40 प्रश्नों में से कितनों का उत्तर सही रूप से दे पाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी कब? 712 में, 710 ईस्वी, 670 ईस्वी या 570 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 712 ईस्वी में। शिवाजी के गुरु कौन थे? दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, कौंडदेव या कोई नहीं। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन कौंडदेव। भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एनी बिसेंट। तो तीसरे प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917, 1 अगस्त 1914, 18 जून 1917 को, 11 नवंबर 1918 को। तो दोस्तों चौथे प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा 6 अप्रैल 1917 को जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, 6 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न है 5वें नंबर का, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया है? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। तो दोस्तों पांचवें प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए जल्दी से। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो पांचवें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, जर्मनी ने। जर्मनी ने जो है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? इटली, जापान, जर्मनी या पोलैंड। तो छठे प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो था वो जापान था। सातवें प्रश्न है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? हिरोशिमा जो है ये जापान के अंतर्गत आता है और इसमें ए ऑप्शन है बिग ब्रदर, लिटिल बॉय, फैटमैन या बैटमैन। तो सातवें प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो सातवें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा सी, फैटमैन के नाम से वो एटम बम था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। आठवें प्रश्न का उत्तर बताइए, डाइन, बार, फेदम या अर्ग। तो दोस्तों आठवें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेमांग किस देश की प्रमुख जनजाति है? सेमांग जो है वो किस देश की प्रमुख जनजातियां हैं? तो मलेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या कनाडा की। तो नौवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा मलेशिया। मलेशिया की जाति का नाम क्या है? सेमांग। पोर्सलैन टावर कहाँ स्थित है? पोर्सलैन टावर जो है वो कहाँ स्थित है? पोर्सलैन टावर की बात करें तो कहाँ पर आ जाता है? पहला ऑप्शन है नानकिंग, चीन, जेरूसलम, इजराइल, पीसा, इटली, बर्लिन, जर्मनी। तो 10वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताना है कि 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नानकिंग, चाइना के अंतर्गत आता है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान है। सेंट लॉरेंस नदी जो है उसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो मानसरोवर झील, ओंटारियो झील, ब्लैक फॉरेस्ट या बेकाल झील। तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान आ जाता है हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओंटारियो झील। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान है।
नेक्स्ट प्रश्न है 12वें नंबर का, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है 19, 21, 29 या 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। नेक्स्ट प्रश्न है 13वें नंबर का, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य जो है कब बनता है? ऑप्शन है 26 अप्रैल 1975 को, 21 जनवरी 1972, 30 मई 1987, 1 नवंबर 1966 को। तो 13वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 26 अप्रैल 1975 को जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। कौन से नंबर का 22वां राज्य था दोस्तों? यह प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि 26 अप्रैल 1975 को जो है 22वां राज्य बनता है सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा क्या है? नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा क्या होती है? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 9 वर्ष? तो 14 प्रश्न का हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 वर्ष। नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा होती है 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, केशवानंद भारती समिति, गोलकनाथ समिति या कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर या आय कर? तो इनमें से प्रत्यक्ष कर के बारे में बताना है कि कौन सा आ जाता है। तो 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आय कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना के बारे में पूछा गया है कि उसकी स्थापना कब होती है? 1956 में, 1972 में, 1982 या फिर 1964 में? दोस्तों 17वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, 1956 के अंतर्गत। 1956 में जो है LIC की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952, 6 मार्च 1952 या 15 अगस्त 1950 को? तो 18वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 270, 356, 280 या अनुच्छेद 111? तो जल्दी से 19वें प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मक्का के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो इसका उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा कर्नाटक। मक्का के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है भारत में कौन सा है? कर्नाटक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। और अगर प्रति हेक्टेयर में पूछा जाए गेहूं में कौन सा प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तो वो पंजाब आएगा। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए कि गेहूं में प्रथम स्थान कौन रखता है तो उत्तर प्रदेश रखता है। जैसे कि अब सोयाबीन के उत्पादन में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम आ जाता है, ठीक है। और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न में, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का प्रारंभ जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में माना जाता है? प्रथम, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय या छठी? तो 21वें प्रश्न का दोस्तों जल्दी से उत्तर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। दोस्तों अगर हरित क्रांति का विश्व में जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग आ जाते हैं, और अगर भारत में इस हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन आ जाते हैं। चेलैया समिति का संबंध किससे है? चेलैया समिति का संबंध सीमा शुल्क संग्रह से, पटसन उत्पादन से, कर या टैक्स बंटवारे से और कोई नहीं। चेलैया समिति का संबंध जो है 22वें का उत्तर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, कर या बंटवारे से आ जाता है। कर, टैक्स के बंटवारे से चेलैया समिति का संबंध जो है वो टैक्स के बंटवारे से है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है?
1 वाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 वाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? 7200 जूल के, 3600 जूल के, 746 वाट के, या कोई नहीं। तो दोस्तों 23वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 3600 जूल के बराबर होता है। 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर या ट्यूबलाइट। तो 24वें प्रश्न का दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन थे? प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन हैं? तो डेनिस पेपिन, जॉन गुटेनबर्ग, लॉरेंस या फिजियाऊ। तो प्रेशर कुकर के आविष्कारक की बात करें तो 25वें प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, डेनिस पेपिन। डेनिस पेपिन जो है हमारे प्रेशर कुकर के आविष्कारक माने गए हैं। जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? जॉन गुटेनबर्ग जो हैं वो निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? प्लास्टिक के, पेपर, रबर या प्रिंटिंग प्रेस के? जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26वें प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन थे? गुटेनबर्ग। किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? फार्मिक अम्ल का, टारटेरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या कोई नहीं? तो किस अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो 27वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है वो सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला या भारी तत्व कौन सा है? लिथियम, ओस्मियम, प्लेटिनम या इस्पात। तो सबसे अधिक घनत्व वाला भारी तत्व पूछा गया है। तो 28वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे अधिक या भारी तत्व है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, अग्नाशय या हृदय के द्वारा। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण जो है वो अपना होता है ए ऑप्शन, यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश पूछा जाए, भारत, चीन, बांग्लादेश और या थाईलैंड। तो विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश पूछा जाए तो कौन सा है? तो 30 नंबर का प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। चाइना की सीमाएं सर्वाधिक देशों से लगती हैं। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चांद और तारा जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ब्रिटेन का, इटली का, तुर्की या फ्रांस का। तो 31 प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, तुर्की का। तुर्की का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद और तारा। मैन रहीन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैन रहीन रेखा पूछा जाए तो वो किन दो देशों के बीच में है? तो वो आती है जर्मनी व फ्रांस, जर्मनी व पोलैंड, उत्तर व दक्षिणी कोरिया, रूस एवं फिनलैंड। तो 32वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूस और फिनलैंड के मध्य मैन रहीन रेखा पाई जाती है। मैन रहीन रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के मध्य पाई जाती है दोस्तों। और मैकमोहन रेखा पूछी जाए तो वो भारत और चीन के मध्य पाई जाती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी? मैकमोहन रेखा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मैन रहीन रेखा। मैन रहीन रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? केरोटीन, हिपेरिन, हिमोटिन या कोई नहीं? तो दोस्तों 33 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी। सी उत्तर हो जाएगा हिमेटिन। लौह यौगिक पाया जाता है हिमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो है लौह यौगिक कौन सा है? हिमेटिन। सिंधु नदी भारत के किस राज्य में बहती है? सिंधु नदी जो है भारत के किस राज्य में से होकर बहती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों यहाँ पर राज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अब यूटी आना चाहिए। सिंधु नदी भारत के किस राज्य यूटी से होकर बहती है? तो वो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा या केरल? केरल। तो दोस्तों इसमें ये प्रश्न में ऑप्शन यहाँ पर गलत बताए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर यूपी आंसर आना चाहिए कि गोविंद सागर झील जो है वो यूपी में स्थित है। दोस्तों सॉरी, गोविंद वो जो है कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पूछी जाए तो वो यूपी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पूछी जाए तो वो कहाँ पर यूपी में स्थित है। और गोविंद सागर झील पूछी जाए तो वो आ जाती है अपनी 35 का। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अभी कुछ देर में मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी अगर कृत्रिम झील पूछता है तो वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि यूपी में आ जाती है। और यहाँ पर पूछा गया है गोविंद सागर झील, और यहाँ सबसे बड़ी नहीं आएगी ये। तो गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपखोरी किस राज्य में स्थित है? तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के अंदर आ जाती है पंचपखोरी झील। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास, तारकनाथ दास या केशव चंद्र सेन? तो 37% का हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो हैं वो चित्तरंजन दास आ जाते हैं। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? रोमियो एंड जूलियट जो है वो किसकी कृति है? तो मैकियावेली की, माइकल एंजेलो, शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंची? तो 38% का उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, शेक्सपियर की कृति कौन सी है? रोमियो एंड जूलियट। किसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन या सिकंदर लोधी ने? तो एकता प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी या पाम स्टर्न ने? तो 40वें प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, वेलेजली ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 40 जीके के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने यहाँ पर अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि कितना आप जीके में स्कोर कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।